हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्रेडिट को एक्सप्लेन करेंगे कि क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है, उसके डेफिनेशंस देखेंगे। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेरिट्स क्या हैं, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रेडिट मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली क्रेडिट क्या है, मनी का सब्स्टिट्यूट है। तो जो कुछ भी फंक्शंस हमने मनी के देखे हैं कि मनी कर सकती है, वो सारा काम कौन कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है। तो मनी क्या थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी, है ना, मेजर ऑफ वैल्यू थी। आप क्या करते थे कि आप मनी की हेल्प से कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको तुरंत रिसीव कर सकते थे, मतलब एक्सचेंज पॉसिबल था। यहीं पे सेम चीज़, जो जो काम मनी करता है ना, वो सब काम आप क्रेडिट के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये मनी का सब्स्टिट्यूट है, राइट। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट आया कहाँ से। तो क्रेडिट का जो ये टर्म था ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका नाम था क्रेडिटम, और जिसका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट या बिलीव। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट ये ट्रस्ट और बिलीव पे ही डिपेंड करेगा। देखिए, उधार देना, क्रेडिट का सिंपल समझिएगा, क्योंकि हम बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। तो अगर बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से मनी के फॉर्म में इसको समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे देखिए क्रेडिट का मतलब एक तरह से समझिए उधार। और कोई भी इंसान किसी को उधार क्यों देगा, जब तक कि वो उस पर ट्रस्ट ना करे, बिल्कुल नहीं देगा। ट्रस्ट है कि सामने वाला उसको रीपे कर देगा, तभी वो उसको उधार देगा। तो ये जो उधार है ना, ये जो क्रेडिट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट और बिलीफ पे। और इसी ट्रस्ट और बिलीफ के टर्म से ये क्रेडिट इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को समझें कि और इसी मीनिंग को और अच्छे से देखें तो क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक मेथड है पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज एट अ लेटर टाइम। आपको आज कोई गुड्स चाहिए, आज कोई सर्विस चाहिए, आप आज यूज़ कर लो, ठीक है, आज वो ले लो। और उसके लिए जो पेमेंट देना है, इन रिटर्न जो आपको मनी देनी थी, वो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप बोल रहे हो उसको आप बाद में दोगे। तो ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ ना, डिफर्ड हुआ चीज़ें कि बाद में दी जाएंगी ना, ये ही एक्चुअली क्रेडिट है। तो मेथड ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लेटर टाइम, गुड्स एंड सर्विसेज की जो पेमेंट करनी है वो बाद में करना ही क्या कहलाया, क्रेडिट कहलाता है। तो अगर इसको और अच्छे से समझें, अगर बैंकिंग लैंग्वेज में देखा जाए, तो क्रेडिट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में, बोरोवर के बीच में। borrower receives something of value immediately and agrees to pay for it later, usually with interest। तो यहाँ borrower और lender के बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि borrower जो गुड्स है, जिसकी वैल्यू है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिसकी कुछ वैल्यू है, उसको आज वो रिसीव कर रहा है। और इस बात पे वो एग्री करता है कि इसका पेमेंट वो क्या कर देगा, बाद में करेगा। तो ये जो बाद में ना पेमेंट करना है ना, वही क्रेडिट कहलाया। आपको इतने दिन के लिए उधार मिल गया ना, कि इतने दिन के बाद आप पैसे दोगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा, जिस टाइम तक आपने बिना पेमेंट के भी उस चीज़ को रिसीव कर लिया ना, वो टाइम पीरियड ही क्रेडिट का टाइम पीरियड कहलाता है ना। यूजुअली जब हम इसको रीपे करते हैं ना, कि मतलब हम बाद में जब पेमेंट करते हैं ना, तो इतना टाइम पीरियड जो हमें अलाउ हुआ था ना, उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। सो क्रेडिट क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो गया, जहाँ पे बोरोवर क्या करता है, कुछ भी चीज़ें जिसकी वैल्यू हो वो इमिडिएटली रिसीव करता है, और इस बात पे कि उसका पेमेंट वो कब कर देगा, बाद में करेगा, और बाद में विथ इंटरेस्ट करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर हुआ कि क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट सिर्फ ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, एक मनी का सब्स्टिट्यूट जिसको हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट करने की बात करते हैं। रिसीव आज करेंगे, पेमेंट बाद में करेंगे। एक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आरपी केंट। आरपी केंट ने क्या कहा कि क्रेडिट, देखिए दो चीज़ है क्रेडिट, एक तरफ तो एक राइट है, दूसरी तरफ एक ऑब्लिगेशन है ना। राइट और ऑब्लिगेशन, राइट किस चीज़ का, हमें हक है, राइट है रिसीव पेमेंट करने का, कि अगर मैंने क्रेडिट दी है ना, मैंने उधार किसी को दिया है, तो मेरे पास क्या आ गया, राइट आ गया कि मैं उसका पेमेंट रिसीव करूँगा। और अगर मैंने क्रेडिट लिया है, उधार लिया है, तो मेरे पास क्या आ गया, ऑब्लिगेशन, है ना, मेरी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि मुझे वो पेमेंट करनी है ऑन डिमांड। कब करनी होगी, सम फ्यूचर डेट, जब भी फ्यूचर के लिए जो हमने जितने टाइम पीरियड के लिए लिया उतने टाइम पीरियड पे करना है। और ये हम क्यों कर रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमने इमिडिएटली कोई चीज़ रिसीव की है। सो क्रेडिट इज़ द राइट टू रिसीव पेमेंट और द ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट ऑन डिमांड एट सम फ्यूचर टाइम ऑन अकाउंट ऑफ द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हुआ, जिसका पेमेंट हम बाद में करने वाले हैं। तो ये जो बाद में पेमेंट की बात आई वो क्रेडिट हुआ।
एक पार्टी के लिए ये राइट बन जाता है और दूसरी पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है। राइट मतलब जिसने उधार दिया लेंडर, उसके लिए राइट हो गया कि उसको पेमेंट रिसीव मिलेगी, और बोरोवर के लिए ये ऑब्लिगेशन हो गई कि वो पेमेंट देगा, है ना, ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये आरपी किंट ने कहा। इसका सिंपल से डेफिनेशन दी है एक स्टैनले जेवन्स ने। उन्होंने क्या कहा कि क्रेडिट का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट तुम्हें आज करना था वो पेमेंट आपने पोस्टपोन कर दिया, बाद में करेंगे, ये बाद में करना ही क्रेडिट है ना। सिंपल सी मीनिंग है कि कोई चीज़ जो मुझे आज पेमेंट करनी थी वो मैं आज पे ना करूँ, उसको बाद में करूँ, तो ये बाद में करना ही क्या कहलाता है, क्रेडिट। कुछ टाइम पीरियड का टाइम मिल गया, तो दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट इज क्रेडिट। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, मेरिट्स की, रोल ऑफ क्रेडिट की। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्रेडिट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके रोल हैं, तो कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के आगे बढ़ नहीं सकता है ना। उसको बढ़ने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्रेडिट। और इसी वजह से आज की इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, क्रेडिट इकोनॉमी कहा जाता है। देखिए एग्ज़ाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि क्रेडिट का सिग्निफिकेंस बताइए, तो भी आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है मेरिट्स बताइए, तो भी यही है। अगर रोल पूछता है तो भी यही है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्रेडिट क्यों ज़रूरी है ना, क्या रोल प्ले कर रहा है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसी के रिगार्डिंग होते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए क्रेडिट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल है। क्योंकि देखिए क्रेडिट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं, है ना। और समटाइम्स तो ये ज़रूरत भी नहीं होती है। आप ईएमआई का ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग में ले रहे हैं तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा, कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा, कोई मेटल यूज़ नहीं हो रहा, और आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। तो वैसे तो ये क्रेडिट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पेपर के होते हैं, और समटाइम्स वो पेपर के होते भी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो इसलिए क्या इकोनॉमिकल है, क्योंकि कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, इस तरह का कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया जा रहा है। और आपको पता है कि मेटल्स वगैरह क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत स्कैटर्ड होती है, मतलब बहुत स्केयर्स होती है, और स्कैटर्ड फॉर्म में ये मिलते हैं। तो इस वजह से जो क्रेडिट है, जब ये इसमें से किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है, ईजिली आपके लिए अवेलेबल है, और चीप कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन आज कंप्लीट है, पेमेंट बाद में करना है ना। और आपको जो पेमेंट करना है, अगर उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया गया तो वो इंस्ट्रूमेंट भी पेपर में ही होगा, और समटाइम वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से नेचुरली भी बहुत ये इकोनॉमिकल होता है। इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल कर रहा है, क्योंकि ये जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ कर देता है। देखिए होता कैसे है कि जिनके पास भी सरप्लस होता है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं उसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। बैंक क्या करती है, मेरे डिपॉजिट पैसे से ही किसी दूसरे को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको लोन दे देगी। तो अब क्या है, मेरा सरप्लस, मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसी और के काम आ रहा है, जिसको ज़रूरत थी उसके काम आ रहा है, उससे वो अपना काम अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सरप्लस आने से ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रॉपर डिपॉजिट्स मिल पा रहे हैं, जैसे कि लोन के फॉर्म में, जिससे कि वो अपना वर्किंग अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो एक हैंड से दूसरे हैंड में ईजिली चली जा रही है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, इससे सरप्लस जो अमाउंट्स है ना उसका काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज़ करिए मेरे पास सरप्लस है और मैं उसे अपने पास ही रखूँ, तो वो पैसा किसी और के काम तो आ नहीं रहे हैं, वो पैसा सिर्फ मेरे पास है, और मेरे पास भी क्या है, एक्स्ट्रा है तो घर में पड़ा हुआ है। तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कैपेसिटी की वो और यूज़ हो सके, ये बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर वही मैंने बैंक को दे दिया, किसी और को दे दिया, उससे वो काम करना शुरू कर दिया, तो पैसा तो वही रहा, लेकिन उसकी यूज़ कर देने से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जा रही है कैपिटल की ड्यू टू क्रेडिट, है ना। इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। देखिए 2 पॉइंट्स होते हैं, दो मतलब परसेप्शन दो होता है। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है तो मैं कहूँगी कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लेकिन जिन चीज़ों में मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लाइक मैं एफडी खरीद रही हूँ, या मैं शेयर्स खरीद रही हूँ, मैं बॉन्ड खरीद रही हूँ, मैं डिवेंचर खरीद रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं ये सब इन्वेस्ट कर रही हूँ। सपोज मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अब दूसरा परसेप्शन देखिए, मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट हो, मेरा एक्स्ट्रा पैसा मैंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिया। लेकिन अब दूसरा परसेप्शन देखिए, सामने वाले पर्सन को पैसे चाहिए थे, इसके लिए उसने एक पेपर इशू कर दिया शेयर्स के फॉर्म में, और जब कोई शेयर खरीदेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट करी पर सामने वाले पर्सन के पास वो पैसा आ गया और उससे वो अपना बिजनेस अपना काम ईजिली कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि आपका बॉन्ड है, डिवेंचर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट, जिनके पास सरप्लस है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आते हैं कि इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे हमको आज अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और इनके इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो दूसरा पर्सन है उसको क्या मिल जाता है, फंड मिल जाता है, जिससे वो अपना वर्क अच्छे से कर पाता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये उन लोगों को इनकरेज करता है जिनके पास सरप्लस होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें, वहीं दूसरी साइड दूसरों के लिए एक एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिससे वो अपने बिजनेस को और अच्छे से डेवलप कर पाएँ, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है इस पर एक्स्ट्रा। तो क्रेडिट की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिमांड, तो देखिए जो क्रेडिट की फैसिलिटी होती है वो बहुत चीप होती है, इजी होती है, कन्वीनियंट होती है, सभी को अवेलेबल हो जाता है। आपको क्रेडिट चाहिए आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। इससे क्या होगा कि अगर जैसे आप देखते हैं कि कंज्यूमर क्रेडिट, जैसे लोगों को नया फ़ोन लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी लेना है तो वो क्रेडिट पे ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं। इससे क्या हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और उनको पता है कि आज अगर 1 लाख का सामान चाहिए उनको तो 1 लाख कैश आज देने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख रुपए दे सकते हैं, तो सामान वो खरीद सकते हैं। इसका मतलब वो सामान, उनको ये लग रहा है कि वो सामान खरीद सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी वो पेमेंट कर ले जाएंगे, एक साथ 1 लाख रुपए देना नहीं है। तो इससे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पेमेंट उनको थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो ये जो अवेलेबिलिटी उनको है ना क्रेडिट की, इसकी वजह से डिमांड जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है ना, उसकी वजह से डिमांड गुड्स की, चाहे वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, व्हीकल्स हो, वो अपने आप इंक्रीज होने लगती है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, पीपल को इंक्रीज करने लगता है। डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो क्रेडिट की वजह से इस चीज़ों में इंक्रीज होती है ना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट की वजह से चीज़ों का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और मैंने बैंक को दे दिया, अब बैंक ने उसी पैसे को ऐसे लोगों को दिया जिसको रिक्वायरमेंट थी। उससे क्या हुआ कि वो उन पैसों का यूज़ करके, अगर उन्हें वो मिल जा रहा है तो उन पैसों का यूज़ करके वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस को डेवलप करेंगे, नया सेटअप शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी, माइंस होंगे, प्लांटेशन होगा, फार्मर भी इस पर काम कर पाएंगे, अपना पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें क्या है, फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं वो सब अच्छे से परचेज़ कर पाएंगे। मतलब हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट मिलेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि हर एक सेक्टर डेवलप करेगा तो वो अपनी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको इन सब चीज़ों के लिए पैसा एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके दे सकता है। तो जब आपको पता हो कि आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो तो ना आप काम करने के लिए मोटिवेट होगे, तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। प्राइस स्टेबिलिटी फ्लो रहती है। तो येस, क्रेडिट जो है पूरी इकॉनमी का बेस बन जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि ये क्रेडिट जो है ना उससे पब्लिक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ना। वो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उधार लिए जा रहे हैं, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उधार लिए जा रहे हैं। तो ये क्या, क्रेडिट इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल का रोल प्ले करती है। और आरबीआई इसके थ्रू अपना जो भी इकॉनमी का सिनेरियो है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, उसको कंट्रोल कर सकता है। मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करके वो इकॉनमी की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिनेरियो को कंट्रोल कर सकता है। तो इसकी वजह से जो प्राइसेस है ना वो स्टेबल हो जाती हैं। द लास्ट पॉइंट हुआ सपोर्ट टू गवर्नमेंट। तो क्रेडिट क्या करता है, गवर्नमेंट को भी बहुत हद तक सपोर्ट करता है इन द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसीज। तो अगर गवर्नमेंट को कोई इमरजेंसीज है, फाइनेंशियल नीड्स है, डेफिसिट फिनेंसिंग की ज़रूरत है, तो येस क्रेडिट उसमें भी उनको सपोर्ट करता है और वहाँ पे भी उनकी डेवलपमेंट करता है, कैपिटल को फॉर्म करने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। बहुत सारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के लिए गवर्नमेंट को खुद को फंड की ज़रूरत हो तो उन सब जगह पे ये क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हेल्प करती है। सो आई होप दीज आर दी सिग्निफिकेंस जो आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से क्रेडिट इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके डिफेक्ट्स ऑफ क्रेडिट की।
ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट तो है क्रेडिट, लेकिन इन सब के बावजूद इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, है ना। कुछ जगह पे ये चीज़ें उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही है। तो क्रेडिट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो अनबैलेंस ऑफ अवेलेबिलिटी। देखिए, किसी भी चीज़ में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट है, इसका मतलब सब लोग के सब क्रेडिट पे ही फोकस किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ की एक्सेस होना या डेफिसिट होना ना इकॉनमी के लिए हार्मफुल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट लोग लेने लगेंगे कंट्री में तो बट ऑब्वियस सी बात है, सब मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, मतलब इन्फ्लेशन का सिनेरियो आ जाएगा। वहीं अदर हैंड पे अगर ये चीज़ें कम हो रही हैं, क्रेडिट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो डेफिसिट हो जाएगा, और डेफिसिट अगेन एज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेशन वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये क्रेडिट ज़्यादातर यूज़ होने लग जाता है और ये बैलेंस का ना होना भी सबसे बड़ा डिफेक्ट बन रहा है क्रेडिट का। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, प्रमोट मोनोपोली। तो एक्चुअली क्या है, क्रेडिट जो है जनरली कमर्शियल बैंक के थ्रू इशू किए जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन की पावर किसके पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है। तो कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट इशू करते हैं ना, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ अपने पास रखते हैं, है ना। और अब जनरली क्या होता है, प्लेज और हाइपोथिकेशन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आराम से आप लोन ले सकते हैं। मतलब हाइपोथिकेशन इन द सेंस क्या, कि ओरिजिनली वो एसेट सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक के पास नहीं रहता है, हाइपोथेटिकली मान लिया जाता है कि वो उनकी कस्टडी में है, और जबकि वो फिजिकल पोजीशन पर्टिकुलर कस्टमर के पास ही रहता है, जिसने लोन लिया होगा उसके पास ही रहता है। तो ये जो हाइपोथिकेशन जैसी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे बैंक क्रेडिट दे रही है लेकिन जो सिक्योरिटी है ना वो प्रॉपरली उनके पास नहीं होती, हाइपोथेटिक होती है, प्लेज होती है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो रिच पीपल है ना बहुत ईजिली क्रेडिट को अफोर्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो क्रेडिट का फ्लो है ना वो कुछ हाथों में जाके टिक जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कुछ लोगों को ही मिल रहा होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली इंक्रीज़ हो जाती है, कि कुछ जो रिच पीपल हैं वही ज़्यादा लोन लिए जा रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा लोन मिले जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सारा काम वही करेंगे, और उससे जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे वो चीज़ें एक्सप्लॉइट फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये क्रेडिट मोनोपोली को भी प्रमोट करता है। साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस भी आपके क्रेडिट का एक डिफेक्ट है, क्योंकि जब क्रेडिट की एक्सेस सप्लाई हो जाती है कंट्री में ना, तो वो सिचुएशंस ना बूम की सिचुएशन बना देती है, और ये सारी चीज़ें बूम हो या डेफिसिट हो वो आपकी कंट्री में रिसेशन और इन्फ्लेशन लेके आती हैं। और ऐसा सिचुएशन जो होती है, चाहे वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो चाहे रिसेशन की सिचुएशन हो ना, वो आपकी कंट्री के लिए सही नहीं होती है। तो अगर आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर आप बूम का पीरियड रह रहे, ज़्यादा क्रेडिट फ्लो हो रहा है और बूम का पीरियड आ रहा है, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम बहुत होगा, प्रोडक्शन बहुत होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। और ओवर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपके लिए, कंट्री के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो ही नहीं पाया, वो ओवरफ्लो हो गए, है ना। तो वो गलत ही चीज़ें जा रही हैं। वहीं पे रिसेशन में क्या हो जाएगा, आपका अंडर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ट्रेड साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उसके लिए भी आपका क्रेडिट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और क्रेडिट का ये डिफेक्ट है कि इसकी वजह से साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यस, एक्सेस क्रेडिट से क्या हो जाता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा मार्केट में है, मतलब आप इजीली लोन ले रहे हो, तो एक्सेस अगर क्रेडिट होगा, ज़रूरत से ज़्यादा का आपको उधार मिलना शुरू हो गया, आप आराम से ले रहे हैं, एक्सेस क्रेडिट हो रहा है, तो उससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, लोग क्रेडिट ले रहे हैं तो डिमांड बढ़ाएंगे। तो जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज का वेस्टेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतनी की रिक्वायरमेंट है नहीं जितने का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती है ना, आपके लिए सही, मतलब इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती हैं। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ज़रूरी है ना। ऐसा ना हो कि वो ओवर कैपिटलाइज हो जा रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है। वहीं पे अगर आप डेफिसिट की बात कर लो, अगर डेफिसिट फ्लो है क्रेडिट का, तो अंडर कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपका सही से रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं किया जाएगा, उसका वेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सारी
सारी सिचुएशंस भी आपके क्रेडिट की वजह से ही आती हैं। ग्रोथ ऑफ स्पेकुलेशंस, तो एक्सेस क्रेडिट जो होता है ना स्पेकुलेशन को काफ़ी हद तक इनकरेज करता है। स्टॉक मार्केट वगैरह में लोग ईजिली क्रेडिट ले लेके आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और एक्चुअली इसकी वजह से जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको बहुत लॉस हो जाता है। तो ये स्पेकुलेशन में क्रेडिट बड़ा रोल प्ले करने लगता है। लोग स्पेकुलेशन का काम, मतलब जैसे आप स्पेकुलेशन आप ऐसे समझो सट्टेबाजी वगैरह करना, उधार के पैसों से आप उसको इन्वेस्ट कर करके लगा रहे हो, तो उससे पूरा चीज़ जो है ना बिगड़ जाती है। तो स्पेकुलेशन हो गई, ब्लैक मनी हो गई, ब्लैक मनी इंक्रीज करने लग जाती है ना, क्योंकि इस तरह से ये लोग काम कर क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जो रिचर होते हैं वो और रिच बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होता है, जिसका जो क्रेडिट जिस पर्पज़ के लिए रखी जाती है ना वो उस पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं हो पा रही होती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके डिफेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट के वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। देखिए, क्रेडिट के वॉल्यूम को अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो ये बोलने वाली हैं कि इकॉनमी में क्रेडिट बढ़ेगा या घटेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इकॉनमी में जो क्रेडिट उधार का जो फ्लो है ना वो या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारे क्रेडिट आपकी बढ़ती या घटती है, उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट्स लेते हैं, जैसे ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल में क्या हो गया, ट्रेड साइकिल की वजह से आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट का ज़्यादा या कम होना, क्वांटिटी, वो बहुत इफेक्ट होती है। अब कैसे, ट्रेड साइकिल का अपवर्ड होना या डाउनवर्ड मूवमेंट वो आपके क्रेडिट के फ्लो को भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट है ट्रेड साइकिल का, मतलब ट्रेड बूम पीरियड पे है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रही है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, तो लोग क्या समझेंगे कि इस वक्त अगर क्रेडिट लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई होगी, अच्छे से उस चीज़ों का डिमांड ज़्यादा है तो हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मतलब अगर ट्रेड साइकिल आपके बूम पे रहेगी तो लोगों को ये बताइए कि मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट ज़्यादा मांगा जाएगा, तो क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। वहीं इसके अपोजिट अगर डाउनवर्ड सिचुएशन है आपके बिजनेस साइकिल की, मतलब बिजनेस अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, सब लॉस में जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वो अपना नया स्टार्टअप करे, कोई भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेगा नहीं। तो वो उधार लेके नया काम करना या अपने बिजनेस को बढ़ाने का जो काम करना था वो सब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस इस वक्त डाउनवर्ड फेज में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो क्रेडिट की डिमांड है ना वो कम हो जाती है। तो ट्रेड साइकिल, अगर ट्रेड साइकिल अपवर्ड मूवमेंट में है तो क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में तो क्रेडिट का फ्लो कम हो जाता है। तो ये ट्रेड साइकिल कैसा है इस बात पे भी क्रेडिट का वॉल्यूम डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ करेंसी। देखिए, जो करेंसी की वैल्यू है ना, इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना ये कई रीजंस पे डिपेंड करती है, लेकिन इन रीजंस की वजह से जो आपका क्रेडिट का वॉल्यूम है ना वो बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपके करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी आपकी इंक्रीज़ करेगी, अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ करेगी। तो करेंसी का बढ़ना या घटना जो है ना क्रेडिट के वॉल्यूम के बढ़ने या घटने पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको वैल्यू ऑफ करेंसी को ना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जैसे समझिएगा कि सपोज़ करिए, इस बात को मैं अभी समझा दूँ, जैसे मान लीजिए आपकी करेंसी की वैल्यू इस टाइम पे $1 के लिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हम 82 रुपीज़ है, $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 82 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 82 हो गई। वहीं दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ की है, मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, 50 करेंसी देनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये जो 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे और $1 मिल जाएगा, इस वक्त हम कहेंगे कि मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है ना, मेरी करेंसी अच्छी है कंपैरिजन टू जहाँ पे हमें $1 के लिए 80 या 82 रुपये देने पड़ रहे हैं, 82 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ये मेरे लिए मेरी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ है। लेकिन अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर करेंसी की वैल्यू 82 है
है ना। तो इस सिचुएशन में लोग एक्सपोर्ट करना ज़्यादा चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, मान लो यूएस में अपना सामान भेज रहे हैं, अब यूएस से आपको $1 लाख मिलना है, $1 लाख मिलना है। तो एक्चुअली आपको, अगर आप इस वक्त प्राइस चल रही है 82 की, तो आपको रुपए में कन्वर्ट होकर कितना आएगा, 82 lakhs आ जाएंगे, है ना। $1 लाख आपको जो मिलना था उसकी जगह कितना आएगा, 82 lakhs मिलेंगे। वहीं अगर अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते और आपका रुपीज़ का जो रेट है, मतलब डॉलर का जो रेट है, वो 50 रुपये का होता, और आपने जो एक्सपोर्ट किया, जो सामान बाहर यूएस से भेजा, उसके लिए आपको पेमेंट मिलने वाली थी $1 लाख अभी भी। लेकिन इस वक्त जो रुपये में कन्वर्ट होकर आती तो आपको कितना मिलता, 50 लाख रुपीज़ मिलता। तो जो करेंसी की वैल्यू है ना, इस बेसिस पे हमारा क्या, हमको इस, तो अब देखो 82 रुपीज़ जब है तो लोग सोचेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर ले, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आने वाला है। वैसे वही उतने ही प्राइस को हम करते, उतने ही गुड्स को हम करते तो 50 लाख पाते, यहाँ उतने ही गुड्स को करेंगे तो हम 82 लाख रुपीज़ पाएंगे। तो इस वक्त वो एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा आएंगे, इसके लिए डिमांड्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अपना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि करेंसी की वैल्यू इस तरह से क्रेडिट के फ्लो को इम्पैक्ट डालती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कंडीशन। तो यस, आपके पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है ना, वो बहुत डिपेंड करती है कि क्रेडिट ज़्यादा होगा इकॉनमी में, क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी या क्रेडिट कम होगा। जब गवर्नमेंट स्टेबल कंडीशन में होती है ना, तो क्रेडिट का फ्लो अच्छा होता है, पर गवर्नमेंट अगर फ्लैक्चुएट पोजीशन में होती है ना, तो ट्रेड कॉमर्स भी अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जब ट्रेड एंड कॉमर्स में अच्छा वर्क नहीं होगा, वो अच्छा प्रमोट नहीं होंगे, तो क्रेडिट का फ्लो भी अच्छा नहीं होगा, राइट। तो रूलिंग पार्टी के जो अपने डिसीजंस होते हैं ना, उन डिसीजंस पे क्रेडिट का फ्लो बहुत इम्पैक्ट करता है। अब जैसे देखिए, अभी रूलिंग पार्टी ने कहा कि हम स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा देंगे, कि सभी लोग स्टार्टअप करिए, हम उनको टैक्स में बहुत सारे रिलैक्सेशन दे देंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट, उनको लो इंटरेस्ट पे हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर इस तरह का हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि स्टार्टअप करिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि गवर्निंग बॉडी जो पॉलिटिकल आपकी जो रूलिंग पार्टी है, वो आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्रेडिट का फ्लो बढ़ा देंगे, आप मांगेंगे और मांगेंगे कि हाँ मुझे स्टार्टअप बिजनेस करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे स्टार्टअप बिजनेस के लिए, तो क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर ऐसी कोई रूलिंग पार्टी आ गई जो तुरंत कहती कि नहीं, अब स्टार्टअप पे इतना टैक्स लगने लगेगा, अब इस पर ये लगेगा, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, लोग जो लोन लेने जा रहे थे वो रुक जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं लेना है मुझे लोन, है ना। तो पॉलिटिकल कंडीशन भी बहुत मैटर करती है। अगर पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है जो स्टेबल है और अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर अगर वहीं इसके अपोजिट है तो क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ करेगा। बैंकिंग सिस्टम आपका कैसा है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर बैंकिंग सिस्टम आपकी कंट्री का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। पर अगर बैंकों पे ट्रस्ट नहीं है कस्टमर्स का, और बैंक्स बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, एनपीए हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, बैंकिंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में लोग क्रेडिट का फ्लो नहीं बढ़ेगा, लोग क्रेडिट लेने नहीं जाएंगे, तो क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इसके बेसिस पे आपके क्रेडिट के फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्ट्रांग है तो क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, और स्ट्रांग नहीं है तो घटेगा, है ना। क्रेडिट पॉलिसीज़ जो आरबीआई की होती हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं क्रेडिट फ्लो को। सपोज़ करिए आरबीआई ने पॉलिसी लाई कि इंटरेस्ट रेट लोन पे कम लगेंगे, तो जैसे ही लोअर इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आया तो सारे लोग सोचेंगे ना कि अब आप पैसा ले लो, उधार ले लो, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अपना काम शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे लोन का जो फ्लो है ना, जो क्रेडिट का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो उनको पे करना है वो लोअर है। वहीं आरबीआई ने पॉलिसी ला दी कि हायर इंटरेस्ट रेट और रेट को बढ़ा दिया, तो ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आरबीआई की पॉलिसी कौन सी है, क्या रेट और क्या पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रखी है, उस पर जो है आपकी क्रेडिट का वॉल्यूम डिपेंड करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फेजेस हैं, मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं क्रेडिट फ्लो को। तो अगर आपकी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है और वो नई इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करती है कि नए बैंक खुले, नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुले, है ना, नए स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज़ ओपन हों, तो अगर ये सब इस तरह से होंगे तो ऐसे केस में आपका जो क्रेडिट का फ्लो है वो बढ़ेगा। अगर
वो रिसर्च एंड इनोवेशंस को बहुत प्रमोट कर रही है, तो ऐसे सब सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है और आपकी इकोनॉमी इन सब पे फोकस नहीं कर रही है, नहीं नए बैंकों की स्टैब्लिशमेंट हो रही है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जा रहा है, ना एमएसएमईज पे काम किया जा रहा है, तो ऐसे में जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है ना वो लो हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या हो गया आपका कल्चरल इन्वायरमेंट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे शादी का सीज़न आ गया है ना, मैरिज है, मैरिज का सा टाइम पीरियड है, तो अब जब हर तरफ शादियां हो रही हैं तो ऐसे में क्या होगा, लोन बढ़ेगा। मतलब कहने का क्या मतलब हो गया कि हर कंट्री का अपना कुछ ट्रेडिशन होता है, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं। तो पर्टिकुलर वो जो सीज़न होता है, वो फेस्टिवल टाइम, वो कस्टम्स टाइम, वो ट्रेडिशन टाइम्स, उस टाइम पे जनरली क्या हो जाता है, क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाता है ना। और ऐसे टाइम पे जबकि ये सिचुएशन ना हो, उस टाइम पे क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। फेस्टिवल सीजन्स आ गया, मान लीजिए मैरिज का सीजन, मैं कह रही हूँ मैरिज का टाइम पीरियड आ रहा है या दीपावली का टाइम पीरियड आ रहा है, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कपड़ों के काम पे और बढ़ावा करना होगा, क्योंकि और चीज़ें करनी होंगी। कैटरिंग बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, इन पे इनको काम करना होगा और काम करना होगा, क्योंकि उनका टाइम पीक पीरियड चलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। कंज्यूमर्स भी क्रेडिट उतना बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं ऑफ सीजन रहेगा तो क्रेडिट का जो है आपका फ्लो कम हो जाता है। तो कल्चरल इन्वायरमेंट भी क्रेडिट पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट के वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं कि कब क्रेडिट ज़्यादा होगा, कब क्रेडिट कम होगा। अच्छा ट्रेड साइकिल है तो क्रेडिट बढ़ेगा, मतलब बूम पीरियड है तो क्रेडिट बढ़ेगा, रिसेशन का पीरियड है तो क्रेडिट घट जाएगा। वैल्यू ऑफ करेंसी अगर आपकी स्टेबल कंडीशन में है करेंसी की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर अगर करेंसी की जो वैल्यू है बार बार फ्लैक्चुएट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होती है, अच्छी पॉलिसीज़ के साथ होती है, तो आपका क्रेडिट का फ्लो बढ़ता है। पर वहीं पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, बार बार बदलती है, अनस्टेबल कंडीशंस में है, तो क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके, तो क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ करेगा। क्रेडिट पॉलिसीज़ बहुत लिबरल हैं आरबीआई की, तो ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, लोन के इंटरेस्ट बहुत हाई हैं, तो क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ करेगा। इकोनॉमिक का फेजेस, अगर बहुत ज़्यादा प्रमोटिंग फेज़ है इकोनॉमिक का, नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, नए बैंक्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, एमएसएमईज़ को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे सिनेरियो में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। पर इसके अपोजिट सिनेरियो में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ होगा। फेस्टिवल सीज़न है, कस्टम्स का सीज़न है, आपके कुछ ट्रेडिशंस का सीज़न है, ऐसे सीज़न में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। पर ऑफ सीज़न में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज़ होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट के वॉल्यूम को इम्पैक्ट डालती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।